मौजू डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID। एक औरत में 15 मुख्तलिफ शख्सियात पाई जाती हैं जो DID एक नफसियाती मर्ज़ की निशानदही करती है। 2 वजह बचपन में जिस्मानी या जज्बाती सदमे की वजह से इसकी शख्सियत पकड़ों में बट गई। 3 अलामात हर शख्सियत का अलग नाम, यादें और रवैये हैं। बाज़ औक़ात एक दूसरे की बातों की खबर भी नहीं होती। फैलाव ये बीमारी नायाब है मगर ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। गलत तशख़ीस इसे अक्सर शिज़ोफ्रीनिया या दीगर अमराज समझ लिया जाता है, इसलिए दुरुस्त तशख़ीस के लिए मखसूस टेस्ट जैसे SCID-5 ज़रूरी है। 6 इलाज कोई ख़ास दवा मौजूद नहीं मगर थेरापी और कुछ दवाएं मददगार साबित होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही गैर मामूली ज़हनी हालत पर बात कर रहे हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID। जी, जिसे पहले लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से ज़्यादा जानते थे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री का मवाद है जिसमें पौला नामी एक खातून की कहानी है। उनके अंदर 15 अलग-अलग शख्सियात हैं। जी हाँ, और आज हम उसी के स्टडी के ज़रिए इस पेचीदा कैफियत को समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे ज़ाहिर होती है और इसके साथ जीना कैसा होता है। तो ये पौला, उनकी उम्र 46 साल है और वो सोशल वर्क में मास्टर्स कर रही हैं। वो खुद को अपने अंदरूनी सिस्टम की मेज़बान या CEO कहती हैं। मेज़बान यानी वो बुनियादी शख्सियत जो ज़्यादातर वक्त सामने होती है। हाँ, और उनकी जो 15 शख्सियात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अलग उम्र, अलग जिन्स, अलग किरदार। जैसे एक 5 साल की बच्ची है मारिया। जी, और एक 16 साल की बागी सी लड़की मिलिंडा, एक 12 साल का लड़का भी है जोनाथन, और एक टीचर शख्सियत मिस वी जो काफी प्रोफेशनल हैं। ये तो मतलब पूरा एक सिस्टम है। बिल्कुल। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं हैं, ये अलग-अलग पहचानें हैं जो एक ही जिस्म में रहती हैं। DID की जो खास अलामात हैं, उनमें से एक है सर के अंदर आवाजें आना। आवाजें? कैसी आवाजें? जैसे मुख्तलिफ लोग आपस में बात कर रहे हों। पौला कहती थी कि उनके सर में जैसे हर वक्त एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही होती है। ओह, और दूसरी अलामत? वो है शदीद किस्म का एमनीशिया, यानी याददाश्त का खो जाना, वक्त का पता ना चलना। पौला को बचपन से ही ऐसा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। लोग उन्हें बताते कि तुमने ये किया था, वो किया था, और उन्हें कुछ याद नहीं होता था। जी, कभी कभी वो आईने में देखती तो अपना चेहरा पहचान नहीं पाती थी, डर जाती थी, जैसे कोई और उन्हें देख रहा हो। ये बहुत परेशान कौन लगता है, और इसकी वजह ये होता क्यों है? देखें, DID का ताल्लुक ज्यादातर बल्कि तकरीबन हमेशा बचपन के शदीद और लंबे अरसे तक चलने वाले सदमे से होता है। पौला के केस में भी ऐसा ही था? जी बिल्कुल, उन्होंने 5 साल की उम्र से जिस्मानी, ज़बानी और जिनसी तशद्दुद सहा, बहुत शदीद। तो ये शख्सियात, ये ऑल्टर्स एक तरह से उस सदमे से निमटने का तरीका थी। हाँ, एक इंतहाई पेचीदा, लाशऊरी दिफाई तरीक़ेकार। ज़हन नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से खुद को बचाने के लिए हिस्से बना लेता है। जैसे आपने मारिया का जिक्र किया, 5 साल की बच्ची। जी, मारिया तब सामने आती थी जब पाउला को छुपने की जरूरत महसूस होती, तकलीफ दे सूरत हाल से बचने के लिए। और मिलिंडा, वो बागी शख्सियत। वो गुस्से और हिफाजत के जज्बात को संभालती थी, जो शायद असल पाउला के लिए जाहिर करना बहुत मुश्किल या खतरनाक होता। और एक शख्सियत सीक्रेट्स के नाम से भी थी। जी, उसका काम था सबसे तकलीफदा यादों और राजों को अपने अंदर रखना, ताकि पाउला रोजमर्रा की जिंदगी जी सके। ये एक तरह से बका की जंग थी। ये वाकई हैरानकुन है कि हर शख्सियत कितनी अलग हो सकती है। अपनी उम्र, जिन्स, पसंद नापसंद, यहाँ तक कि आवाज, लिखने का अंदाज भी मुख्तलिफ। जी हाँ, पाउला के केस में वो लड़का जोनाथन, उसे बास्केटबॉल पसंद था और उसे गुस्सा आता था कि वो एक लड़की के जिस्म में है। और मिस वी, वो टीचर, वो बहुत पुरएतमाद प्रोफेशनल थीं, पाउला को प्रेजेंटेशन वगैरह देने में मदद करती थीं। ये सिर्फ ज़हनी खेल नहीं, ये उनका हकीकी तजुर्बा था। और इन शख्सियात के आपस में भी ताल्लुकात होते होंगे, झगड़े वगैरह? बिल्कुल, इख्तिलाफात होते हैं। डॉक्यूमेंट्री में मिसाल थी ग्रोसरी शॉपिंग की। मारिया को पिज़्ज़ा रोल्स चाहिए, जोनाथन को लेमन पानी। ये रोज़मर्रा की कशमकश है। ये तो खुद यानी सेल्फ के तस्वुर को ही चैलेंज कर देता है कि एक जिस्म में एक ही मैं होता है। यकीनन, और उसके साथ जीना आसान नहीं, खास तौर पर जब लोग शक करें, यकीन ना करें। हाँ, वो समाजी दबाव,
स्टिग्मा, पाओला को भी इसका सामना करना पड़ा। उनके घर वाले भी शुरू में नहीं मानते थे। जी, हालांकि बाद में उनकी बहन ने कहा कि पाओला की माजी की बहुत सी अजीब बातें अब समझ आ रही हैं। इस हवाले से वो EEG टेस्ट का जिक्र भी था, वो क्या था? हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। जब पाओला की मुख्तलिफ शख्सियात सामने थी तो उनके दिमाग की लहरों, EEG, दिल की धड़कन, पट्ठों के तनाव में फर्क नोट किया गया। अच्छा, मतलब जिस्मानी तौर पर भी फर्क था। मुख्तलिफ था। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ अदाकारी नहीं है, गहरी नफ्सियाती और जिस्मानी तब्दीलियां हैं। तो इलाज कैसे होता है इसका? एक मकसद तो शायद इन शख्सियात को एक करना होता है, इंटीग्रेशन। जी, इंटीग्रेशन एक मकसद हो सकता है, लेकिन ये पाओला और उनकी शख्सियात के लिए बहुत डरावना भी था, क्योंकि वो उन्हें अपने खानदान की तरह समझती थीं। उन्हें खोने का डर। बिल्कुल। इसलिए इलाज का एक और अहम पहलू है को कॉन्शियसनेस को बेहतर बनाना, गो कॉन्शियसनेस यानी मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान राब्ता, आगाही बढ़ाना, ताकि वो एक दूसरे को जाने, मिलकर काम कर सकें, याददाश्त के खला कम हो। इससे रोजमर्रा जिंदगी आसान हो जाती होगी। जी, और साथ साथ जो बुनियादी सदमा है उस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। पाओला अब इस हालत के बारे में आगाही भी फैला रही हैं। पाओला की कहानी से वाकई DID की पेचीदगी और इसका सदमे से गहरा ताल्लुक समझ आता है। इंसानी जहन कितना नाकाबिले यकीन है। जी, और ये हमें हमदर्दी सिखाती है उन लोगों के लिए जो ऐसी गैर मामूली कैफियत से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो आखिर में सामईन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम DID जैसी हालत देखते हैं जहां याददाश्त, शऊर, शख्सियत सब बिखले हुए या मुश्तरका हैं, तो ये हमारे एक फर्द होने के तसव्वुर पर क्या सवाल उठाता है? शनाख्त आखिर है क्या, अगर वो इतनी बदलने वाली और तकसीम हो सकती है? सोचने की बात है।